नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने अमेरिकी राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के संबंध के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल का निर्माण, राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण न तो कांग्रेस से होता है और न मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि संसदीय प्रणाली में तो जो मंत्रिमंडल है वो संसद में से लिया जाता है और उसके प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और जो मंत्री भी होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कांग्रेस की बैठकों में भाग लेते हैं और वहाँ पर मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता है। कांग्रेस उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो इस तरह से लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल और कांग्रेस के मध्य संपर्क बना रहता है और क्योंकि उसके बिना विधि निर्माण संभव नहीं है। और जब भी मंत्रियों के द्वारा कांग्रेस के सामने विधेयक लाया जाता है तो मंत्री उसके संबंध में आवश्यक डेटा भी देते हैं, जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं। और जिस समय जो विधेयक है वो समिति अवस्था में होता है तो इस समय मंत्री चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर विधेयक के संबंध में अपने विचार रख भी सकता है, लेकिन जो कांग्रेस है वह मंत्री को समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। और मंत्रियों के द्वारा विभागों के संबंध में जो भी आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है, अनुदान की मांग की जाती है, तो कांग्रेस उसमें कटौती भी कर सकती है। आगे है मंत्रिमंडल के कार्य। अब अमेरिका में जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है वो दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो प्रशासन संबंधी कार्य और दूसरा है परामर्श संबंधी कार्य। अब जो प्रत्येक मंत्री है वो विभाग का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के नाते वह सभी प्रशासनिक शक्तियों का स्वामी भी होता है। और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी उसके द्वारा की जाती है कि जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में भी जो मंत्री है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और वैसे तो वो अपने जो डिपार्टमेंट है उसके नीति निर्धारण में भी भाग लेता है, जुड़ा रहता है और राष्ट्रपति की सहायता से वो नीति निर्धारण करता है। और ये उसके ऊपर निर्भर है कि राष्ट्रपति उसकी जो परामर्श है उसको माने या नहीं माने। लेकिन अगर मंत्री हेनरी किसिंगर, जो कि एक बहुत ही कुशल, बुद्धिमान और योग्य मंत्री रहे हैं, तो उनकी बात राष्ट्रपति के द्वारा नहीं टाली जाती थी। तो यह मंत्री के ऊपर निर्भर है, उनके कैसे संबंध हैं और वो कितने योग्य, कुशल और बुद्धिमान हैं, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। आगे है राष्ट्रपति का निजी मंत्रिमंडल यानी किचन कैबिनेट। राष्ट्रपति जैक्सन थे, उनके कुछ विश्वस्त परामर्शदाता थे जिन्हें रसोई मंत्रिमंडल या प्रासाद रक्षक, पैलेस गार्ड कहा जाता था। और उनमें से बहुत सारे मंत्री तो ऐसे भी थे जिन्हें कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। और कुछ लोग जो मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति का परिवार भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कई बार राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों व अनौपचारिक परामर्शदाताओं के ऊपर निर्भर रहता है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो विभागों के प्रमुख होते हैं यानी जो मंत्री होते हैं उन पर निर्भर नहीं हो रहकर अपने निजी मित्रों व अनौपचारिक परामर्शदाताओं से सलाह लेते हैं। और इसी तरह से कर्नल हाउस का जो राष्ट्रपति विल्सन के ऊपर जितना प्रभाव था उतना उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य का नहीं था। तो कई बार ऐसा ये है कि जो रसोई मंत्रिमंडल से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति के जो अत्यधिक विश्वासपात्र व्यक्ति हैं जिनका राष्ट्रपति से अनौपचारिक संबंध होता है और उसे रसोई मंत्रिमंडल कहा जाता है। और मंत्रिमंडल के कुछ ही प्रभावशाली सदस्य रसोई मंत्रिमंडल में शामिल हो पाते हैं। रसोई मंत्रिमंडल ही नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे है अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषताएं। जो अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषताएं निम्न है। पहला है वैयक्तिक सहायक। अब जो मंत्री होते हैं वहाँ पर वो वैयक्तिक सहायक होते हैं, ना कि समकक्ष। जैसे कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है वो उसके समकक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके पर्सनल असिस्टेंट के जैसे होते हैं
और ये राष्ट्रपति के विश्वास पात्र व सहायक तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके अधीन होते हैं और उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें अपने पद से हटा सकता है। दूसरा है कानूनी आधार। इसका कोई कानूनी आधार न होकर यह केवल एक प्रथागत संस्था है। राष्ट्रपति चाहे तो बिना मंत्रिमंडल के भी काम चला सकता है, चाहे तो वे किसी अपने मंत्रिमंडल को नियुक्त करे चाहे ना करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, जब चाहे उसको अपने पद से हटा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल का कोई कानूनी आधार नहीं है। न कोई सामूहिक कार्य, न सामूहिक उत्तरदायित्व। जो संसदीय प्रणाली में हमने पढ़ा था कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक कार्य करते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर चलते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल के न तो कोई सामूहिक कार्य होते हैं, न सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि मंत्री न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है विधायनी शक्ति। जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, अतः विधि निर्माण के क्षेत्र में उन्हें कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अमेरिकी मंत्रिमंडल है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल या संसदीय अगर हम प्रणाली के मंत्रिमंडल से तुलना करें तो उसकी तुलना में वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होता, उसकी शक्तियाँ भी बहुत कम होती हैं और राष्ट्रपति का उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। वो जब चाहे उन्हें रख सकता है, जब चाहे उन्हें अपने पद से हटा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है या संसदीय प्रणाली का मंत्रिमंडल है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जबकि अमेरिकी मंत्रिमंडल या अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। तो धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।